ठीक है, स्टार्ट करता हूं न्यूमेरिकल। जैसा कि मैंने आपको एक चीज बताई है कि अगर आपको डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स अच्छे से पढ़ना है तो यार दोस्तों एक चीज बता देता हूं मैं आपको, आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि हम फॉर्मूलाज पढ़ लेंगे। फॉर्मूलाज को पढ़ने के बाद हम हर क्वेश्चन में उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं इस बोल्टेड कनेक्शन की बात करूं या मैं बोल्ट की डिजाइनिंग की बात करूं या बोल्ट के यूज की बात करूं तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अगर मैं आपसे बोल्ट की स्ट्रेंथ की बात करूं तो बोल्ट की स्ट्रेंथ में भी कुछ ज्यादा है नहीं। भाई बोल्ट की स्ट्रेंथ क्या होती है? तीन टाइप की स्ट्रेंथ होती है, शियर स्ट्रेंथ, बियर स्ट्रेंथ एंड शियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। वहीं पर अगर हम प्लेट की भी बात करते हैं तो हमारी तीन स्ट्रेंथ आती है, ठीक है, सेम तीन स्ट्रेंथ आती है। बट बात ये नहीं है कि अगर आपने थोड़े बहुत फॉर्मूलाज पढ़ लिए तो आप स्टील स्ट्रक्चर्स के हर क्वेश्चन में फॉर्मूलाज को सेम तरीके से यूज कर लोगे। रीजन ये है कि कब वो क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा देगा आपको पता भी नहीं लगेगा। वो क्वेश्चन की कब लैंग्वेज को घुमा देगा आपको पता नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर्स में पकड़ रखनी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आप अगर मैं आपसे बोलूं देखो, किसी भी सब्जेक्ट की जो पहली यूनिट होती है वो थोड़ी इजी होती है, फिर उसकी नेक्स्ट वाली यूनिट होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, फिर उससे ज्यादा टफ होती है, थोड़ी थोड़ी होती जाती है ना। बट स्टील स्ट्रक्चर्स में ऐसा नहीं है। अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो ये हमने यूनिट नंबर 1 में भी न्यूमेरिकल करे बट इतने नहीं करे जितने हम यूनिट नंबर 2 में अपने न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल अलग टाइप का है। अभी हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिया, अभी हम और ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि अब देखो यार फैक्ट है, न्यूमेरिकल कराने में मुझे मजा नहीं आएगा अगर आप बोलो ये सर आप इतने सारे न्यूमेरिकल करा रहे हो, तो नहीं। क्योंकि यार देखो न्यूमेरिकल जितने ज्यादा कराऊंगा उससे नेक्स्ट यूनिट में मैं उतना ही लेट पढ़ूंगा। भाई मेरा भी तो एक फर्ज बनता है ना कि मैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पर पढ़ूं, पर नेक्स्ट यूनिट पर अगर मैं आपको न्यूमेरिकल्स कम करा के पढ़ रहा हूं तो फिर ये यूनिट आपकी बिल्कुल खराब हो जाएगी। जैसे कि आज के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ द लैप जॉइंट। इसने आपसे साफ साफ एक चीज बोल दी है कि आपको स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ द लैप जॉइंट। हमें बोल्ट की स्ट्रेंथ फाइंड नहीं करनी, हमें किसकी स्ट्रेंथ फाइंड करनी है और किसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है? हमें जॉइंट की एफिशिएंसी फाइंड करनी है, ठीक है। द बोल्ट्स आर 20 mm इन डायमीटर, जो उसका शैंक का डायमीटर होता है वो 20 mm देके रखा हुआ है, एंड ग्रेड 4.6। जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि देखो यार जो आपका ब्लैक बोल्ट होता है या ऑर्डिनरी बोल्ट होता है या फिर आपका एचएसएफजी बोल्ट होता है, इनकी स्ट्रेंथ के फॉर्मूलाज में कुछ चेंज होता है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि सेम 100% फॉर्मूला, जैसा कि अभी तक हमने स्ट्रेंथ ऑफ ब्लैक बोल्ट पढ़ा है, हमने स्ट्रेंथ ऑफ ब्लैक बोल्ट पढ़ा हुआ है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये एग्जैक्टली फॉर्मूले हम एचएसएफजी बोल्ट में भी यूज करेंगे, नहीं, अलग अलग होते हैं। तो हमारा फर्ज क्या बनता है? हमारा फर्ज ये बनता है जब यार स्ट्रेंथ ऑफ ब्लैक बोल्ट अलग है, स्ट्रेंथ ऑफ एचएसएफजी बोल्ट के फॉर्मूलाज अलग है, तो आपको क्वेश्चन में ये पहचानना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने बुक से उठाया है, ठीक है। इस बुक में कहीं पर भी ब्लैक बोल्ट नहीं लिखा हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ द लैप जॉइंट, द बोल्ट्स आर 20 mm इन डायमीटर एंड ग्रेड 4.6। इसने आपको साफ साफ बोल दिया भैया कि जो भी बोल्ट आप यूज कर रहे हो ना वो 4.6 ग्रेड का है। कहीं पर इसने ब्लैक बोल्ट नहीं लिखा। और मैं आपको 50 बार बोल चुका हूं कि अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको पहचानना पड़ेगा। अगर आपको बोल्ट की या जॉइंट की एफिशिएंसी पता करनी है तो आपको पता करना पड़ेगा कि भैया मेरे क्वेश्चन में उसने बोल्ट कौन सा गिवन देके रखा हुआ है, और इस क्वेश्चन में इसने बोल्ट नहीं लिखा हुआ। तो फिर मैंने आपको क्या बताया कि आप पहचानो ग्रेड से। ग्रेड 4.6 किसकी होती है? ब्लैक बोल्ट की। ग्रेड 4.6 किसकी होती है? ब्लैक बोल्ट की। और ग्रेड 4.6 का मतलब क्या है कि जब ये पॉइंट के आगे वाला जो नंबर है इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मिल जाती है। मुझे क्या मिल जाती है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, दैट मींस 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ध्यान रखना, पहली बात तो ग्रेड मैंने किसकी उठाई है? बोल्ट की है। ये ग्रेड किसकी है? बोल्ट की है। देखो, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ द लैप जॉइंट, द बोल्ट्स आर, बोल्ट की दो चीज दे रखी है इसने, 20 mm इन डायमीटर है एंड ग्रेड 4.6 है। तो आपको श्योर हो चुका है कि यहां पर ये जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आई है ये 100% बोल्ट की आई है। क्यों? क्योंकि ग्रेड भी बोल्ट की थी। अब ग्रेड बोल्ट की है तो मैं प्लेट, जिन मेन प्लेट्स को आप कनेक्ट कर रहे हो उन प्लेट्स की तो स्ट्रेंथ लिखूंगा नहीं ना, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब भी क्वेश्चन में आपको ये मेंशन नहीं है भैया बोल्ट से आप कर क्या रहे हो, बोल्ट से आप खेल थोड़ी रहे हो, बोल्ट से आप कोई ना कोई मेंबर कनेक्ट कर रहे हो। ऑब्वियसली दो मेंबर तो होंगे एटलीस्ट, या दो प्लेट्स होंगी या दो फ्लैट्स होंगे। आप समझो मेरी बात?
मैं ये बोल रहा हूँ कि बोल्टिंग अगर आप कर रहे हो तो किसी ना किसी चीज को तो आप कनेक्ट कर रहे हो। अगर किसी ना किसी चीज को कनेक्ट कर रहे हो तो उसकी भी तो कुछ स्ट्रेंथ होगी। अगर मैंने अभी यहाँ पे ग्रेड से इस ग्रेड का मैं बताया ग्रेड 4 इसका मतलब क्या है, जो आगे वाला नंबर है 4, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आती है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आ गई। तो जिन बोल्ट से आप कुछ ना कुछ कनेक्ट तो कर रहे होंगे, लाइक प्लेट कनेक्ट कर रहे होंगे, तो प्लेट की भी स्ट्रेंथ होती है। मैंने आपको क्वेश्चन में मेंशन करा हुआ है, ये पहले ही बताया हुआ है कि इन केस अगर आपको क्वेश्चन में जिन मेंबर्स को, जिन प्लेट्स को आप कनेक्ट कर रहे हो, अगर वो स्ट्रेंथ गिवन नहीं है तो आप कुछ मत करो। पहली बात तो FUB का मतलब क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। और वहीं पर जिन मेंबर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है, FU। देखो FUB का बी आ गया ना, बी का मतलब है बोल्ट की स्ट्रेंथ है ये आपकी। और कौन सी स्ट्रेंथ है, क्या ये स्ट्रेंथ है, नहीं जी, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। कौन सी स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अगर मैं बात करूं FU की, तो FU क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। और मैंने आपको ये बोला है कि जनरली हमारा स्टील का स्ट्रक्चर, जो स्टील का कंस्ट्रक्शन होता है, हमारा स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें जनरली कौन सी ग्रेड यूज होती है, E250, या E250 को हम क्या लिख सकते हैं, Fe4110। अब जिन लोगों को लग रहा है सर आपने और करके क्यों लिखा, तो सिंपल सी बात है यार, E का मतलब क्या होता है, इंजीनियरिंग स्टील, और E के साथ हमेशा यील्ड स्ट्रेंथ आती है। E के साथ हमेशा क्या आती है, यील्ड स्ट्रेंथ आती है। और Fe के साथ हमेशा क्या आती है, आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ये आरसीसी नहीं है कि Fe के साथ यील्ड स्ट्रेंथ आ गया। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर हमने तो आरसीसी में Fe के साथ यील्ड स्ट्रेंथ पढ़ा है, तो वैसा भी स्ट्रक्चर स्टील है। और जो हमारे 21-22 लेक्चर हुए ना, हमने उसमें यही डिस्कस करा है कि आपका Fe के साथ अगर स्टील स्ट्रक्चर का कभी भी न्यूमेरिकल आएगा और आपके पास Fe लिखा हुआ आ गया, तो Fe के साथ हमेशा अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। और अगर आपको E देकर रखा है तो E के साथ हमेशा क्या होती है, यील्ड स्ट्रेंथ। और याद रखना Fe 410 की यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है, 250। तो जैसे कि E के साथ 250 यील्ड स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, तो मैंने बोल दिया दोनों आपकी क्या है, सेम। तो ठीक है, मैंने आपको बोला कि जनरली हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स में जो कंस्ट्रक्शन होता है, हम उसमें E250 या Fe4110 ही यूज करते हैं। तो इन केस क्वेश्चन में बोल्ट की ग्रेड तो उसने देकर रखी हुई है, बोल्ट की ग्रेड की हेल्प से आपने बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो पढ़ ली, बोल्ट की ग्रेड की वजह से आपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी। बट इन केस जिन प्लेट्स को आप कनेक्ट कर रहे हो और वो प्लेट्स आपके पास गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, मान लोगे भैया Fe4110। ठीक है, ये वैसे मैं आपको 50 में बता चुका हूं। देखो मैं आपको चीज बता रहा हूं, यूनिट नंबर 1 में या यूनिट नंबर 2 में चीजें मैं बहुत बार रिपीट करूंगा। यूनिट नंबर 1 हो गया, यूनिट नंबर 2 हो गया, यूनिट नंबर 3 हो गया, मैं आपको 50-50 100 बार चीजें रिपीट करूंगा। क्यों, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। आप समझो मेरी बात। अगर हाँ, जैसे मैं यूनिट नंबर 4 पर आऊंगा तो मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि ये सारी टर्म्स आपके दिमाग में घुस चुकी होंगी, क्योंकि मैंने आपसे बहुत बार बोलने बात है, ये चीजें मैं आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। तो हम ये कंसीडर करेंगे कि भैया ये चीजें आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, अब हम अगर आगे की बात करें, और ये क्वेश्चन में से देख रखा है, द टू प्लेट्स टू बी जॉइंटेड। भैया दो प्लेट को ज्वाइन करना है इसको, और उस प्लेट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ मैंने क्यों मानी, Fu। अब आप लोगों को, हम बहुत आगे निकल चुके हैं तो आपको पता होगा कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ में क्यों लिखी। भाई हमने न्यूमेरिकल्स कर लिया, हमने अपने टफ न्यूमेरिकल्स कर लिए, तो आपको ये अच्छी तरीके से पता होगा कि मैंने अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्यों लिखी है, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट क्यों लिखी है, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्यों लिखी है। क्योंकि इन दोनों की हेल्प से हम बियरिंग कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। इन दोनों की हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं भैया, बियरिंग कोएफिशिएंट। इन दोनों की हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं, बियरिंग कोएफिशिएंट। और वहीं पर इस Fu की हेल्प से हम, देखो इन दोनों की हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं, बियरिंग कोएफिशिएंट। और इस Fu की हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं, बियरिंग स्ट्रेंथ। इस Fu की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, बियरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपको पता लग चुका होगा। ठीक है, अब आगे की बात मैंने लिखी हुई है, भैया दो प्लेट को ज्वाइन करना है। दोनों प्लेट की थिकनेस क्या है, एक प्लेट की थिकनेस है 10 mm, एक प्लेट की थिकनेस है 12 mm। भैया एक प्लेट की थिकनेस है 10 mm और एक प्लेट की थिकनेस कितनी, 12 mm। ठीक है, करो कैलकुलेट, एफिशिएंसी कैलकुलेट करो। सबसे पहली बात, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, बाय यूजिंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को यूज करके ही हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेंथ को यूज करके ही हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। ये बात सही है कि नहीं है, हाँ सर। सबसे पहली बात, एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर बताओ, सिंपल नीता। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ bolted joint, strength of bolted joint per pitch length। अब आप ये मत बोलना सर पिच क्या होता है, भैया 22/23 वाला लेक्चर चल रहा है सिविल स्ट्रक्चर का, और अभी तक आपको अगर ये पता नहीं लगा कि पिच क्या होता है, क्योंकि यार इस पिच को मैं आपको ना 150 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं पिच क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने आपसे बोला कि ओवरऑल स्ट्रेंथ की हेल्प से ही
स्ट्रेंथ की हेल्प से ही हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट पर पिच लेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच लेंथ। तो आपको एक चीज तो पता लग चाहिए। अब पर पिच लेंथ का मतलब क्या है भैया? पर पिच लेंथ का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, पर पिच लेंथ का मतलब है कि आपने ओनली 2 बोल्ट को कंसीडर करा हुआ है या 2 होल्स को कंसीडर करा हुआ है। पर पिच लेंथ का मतलब क्या होगा? लोग बोलेंगे सर आपने अगर पर पिच लेंथ लिख दिया तो उससे क्या फर्क पड़ा? उससे फर्क ये पड़ा, मैं आपको बताता हूं। मान लो लेफ्ट जॉइंट है, ये लेफ्ट जॉइंट है, मैं आपको इसका प्लान दिखा रहा हूं, मतलब ऊपर से ये 2 प्लेट्स आपने लेफ्ट जॉइंट से कनेक्ट करी हुई है। अब 1 2 3 1 2 3 आपने इस तरीके से बोल्टेड कनेक्शन करा हुआ है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया इस वाली बोल्ट लाइन में कितने बोल्ट हैं, आप 2 बोलोगे, चलो मैं एक बोल्ट लेके आया हूं, 1 2 3। अब इस वाली बोल्ट लाइन में कितने, या इस आप समझ रहे हो ना, इस वाली बोल्ट लाइन में कितने आपके बोल्ट्स या होल्स आ रहे हैं? आप बोलोगे 3। आप बोलोगे सर इस लाइन में मेरे 3 बोल्ट्स या 3 होल्स आ रहे हैं, सेम बात है, होल्स में बोल्ट लगाओगे। बट जहां पर इसने आपसे पर पिच लेंथ लिख दिया, जहां पर इसने आपसे पर पिच लेंथ लिख दिया, तो इसको बस भैया 2 होल्स से मतलब है, बाकी भाड़ में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक पिच में 2 बोल्ट आते हैं, एक पिच में 2 बोल्ट आते हैं, उसको बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है। जैसे उसने पर पिच लेंथ कर दिया, भैया मुझे ओनली 2 होल से मतलब है या 2 बोल्ट से मतलब है, रिमेनिंग कितने भी हो मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। पर पिच लेंथ का मतलब यही होता है। ठीक है, अब आगे चालू करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम जो फाइंड करेंगे पिच लेंथ या स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे वो पर पिच लेंथ, दैट मींस मैं ओनली 2 होल्स या 2 बोल्ट के लिए फाइंड करूंगा, बाकी रिमेनिंग से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट, तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट किस किस चीज पर डिपेंड होती है? स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट 3 चीजों पर डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ या शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट। यार देखो ये वैसे मैं आपको बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, बट मैं कर देता हूं क्योंकि ये आपके दिमाग में घुसना चाहिए। सिंपल सी बात है, इतनी बार बोलो कि दिमाग में बहुत तरीके से घुस जाए, आप भूलो भी नहीं। मुझे लिटरली पता है कि जो लोग कंटिन्यू लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं उनको ये सारी बातें बोर लग रही होंगी। मेरे को लिटरली ये पता है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी 22 के 22 लेक्चर कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको लग रहा होगा सर इतनी बार मत बोलो, इतनी बार मत बोलो, पक गए आपकी बात सुनते सुनते। बट मेरा मानना यार ये है कि मेरे को 2 से 3 यूनिट तक मुझे माफ करो, क्योंकि 3 यूनिट तक मैं चीजों को बहुत ज्यादा रिपीट करूंगा। क्यों? क्योंकि आप स्टील स्ट्रक्चर्स के हैबिचुअल नहीं होते, आप स्टील स्ट्रक्चर को मतलब स्टील स्ट्रक्चर्स को आप लोग एनालाइज नहीं करते। अगर मैं आरसीसी की बात करूं और अभी एकदम से मैं बोल दूं आरसीसी कॉलम, अगर मैं आपसे बोलूं आरसीसी कॉलम, तो आपके घर में आरसीसी कॉलम होगा, या फिर किसी बिल्डिंग में जाओगे तो आरसीसी कॉलम आप देख लेते हो। ध्यान से सुनना मेरी बात, आरसीसी कॉलम आपको दिख जाएगा। मैं बोलूंगा आरसीसी स्लैब, आप अपनी छत पर देखोगे, हाँ सर ये रहा आरसीसी स्लैब। मैं बोलूंगा आरसीसी बीम, आप अपने घर पे देखोगे कहीं ना कहीं बीम दिख जाएगी। मैं बोलूंगा आरसीसी कैंटिलीवर छज्जा, तो आपको अपने विंडो के बाद छज्जा भी दिख जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आरसीसी का सब्जेक्ट होता है जो हम देखते हैं। आपको पता है, आप पूरी दुनिया में घूमते हो, आप इंडिया में घूमते हो, इंडिया में बहुत सारे स्टील स्ट्रक्चर्स भी हैं, बट स्टील स्ट्रक्चर को आप ध्यान से नहीं देखते, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता यार क्या टेढ़ा मेढ़ा ज्वाइन कर रखा है। आप टोल टैक्स जमा करते हो, कभी कभी टोल नाके पे गए होंगे, तो टोल नाके पे जो बड़े बड़े हाईवेज के टोल नाके होते हैं उस पर आपने देखा है पूरा स्टील स्ट्रक्चर्स होता है। आपने देखा कभी ये बात कि जहां पर आप अपनी गाड़ी रोक के, जो बैरिकेड लगा हुआ होता है, गाड़ी रोक के जब आप अपना टिकट ले रहे होते हो, वही टोल टैक्स जो होता है, तो ऊपर कभी ध्यान से देखना वहां पर स्टील स्ट्रक्चर्स होता है। तो दिक्कत ये है कि आरसीसी स्ट्रक्चर हम इतना ज्यादा देखते हैं कि आरसीसी में कोई चीज, कुछ चीजों को बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टील स्ट्रक्चर्स भी आपकी लाइफ में बहुत इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। आप इंडियन रेलवे जाओ, रेलवे में आप जाओ, रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप जाओ, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे। बट दिक्कत क्या है कि अगर आप रेलवे के स्टेशन में बैठे होंगे और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे तो आप आरसीसी कॉलम को तो बहुत ध्यान से देखते हो, क्योंकि वो बहुत आसान सा प्यारा सा दिखता है। बट आप कभी भी स्टील स्ट्रक्चर्स को ध्यान से नहीं देखते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टील स्ट्रक्चर्स यार आपकी लाइफ में होता तो है, बट आप स्टील स्ट्रक्चर्स को फील नहीं करते हो, आप ओनली आरसीसी स्ट्रक्चर को फील करते हो, स्टील स्ट्रक्चर को आप फील नहीं करते। इसलिए मेरे को मजबूरन यार चीजें 50 बार बोलनी पड़ रही है ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, आगे चालू करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट, पहली बात तो जो लेक्चर डायरेक्ट देख रहा है उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, स्टील स्ट्रक्चर्स है। पहली बात तो यार इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स ऐसा नहीं होता कि आज मैं 22 नंबर का लेक्चर ले रहा हूं और आपको ये समझ में आ जाएगा। इसलिए इसके पहले के सारे लेक्चर्स पढ़ना, तब जाके न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट पर पिच लेंथ, ठीक है, ये सारी कहानी आपको पता है। अगर मैं आपसे बात करूं, आगे की बात देखना,
तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट हम पहले फाइंड करते हैं पर पिच लेंथ। पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट फाइंड करेंगे पर पिच लेंथ। पर पिच लेंथ मतलब मेरे को 2 होल से मतलब है, पर पिच लेंथ मतलब मुझे ओनली 2 होल से मतलब है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, और स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट फाइंड करने के बाद हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट फाइंड करेंगे, और उसके बाद जो भी स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट आएगी उसको हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट से डिवाइड कर देंगे, हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। और इस क्वेश्चन में इस दोस्त ने हमसे एफिशिएंसी ही पूछा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा है। इसके बाद वाले न्यूमेरिकल से मैं डिजाइन चालू करूंगा, ये नॉर्मल न्यूमेरिकल है, इसके बाद वाले न्यूमेरिकल से हम लोग क्या चालू करेंगे, डिजाइन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, डिजाइन का मतलब समझते हो, डिजाइन का मतलब समझते हो, मैं बता देता हूं डिजाइन का मतलब। भाई डिजाइन ऑफ बोल्टेड जॉइंट्स पढ़ रहे हो आप डिजाइन ऑफ बोल्टेड जॉइंट्स पढ़ रहे हो, दैट मींस मैं आपको एक प्लेट दे दूंगा, मैं आपको एक प्लेट दे दूंगा और लोड दे दूंगा। मैं आपको क्या कर दूंगा, एक प्लेट दे दूंगा और लोड दे दूंगा, और बोलूंगा भैया बताओ कितने बोल्ट इसमें यूज होंगे और कितने कितने डिस्टेंस पर होंगे। ये डिजाइनिंग है बोल्टेड जॉइंट की, कि लोड मिल जाएगा और प्लेट मिल जाएगी, और बोलेंगे भैया बताओ कितने तो इसमें होल करें, कितने तो इसमें बोल्ट लगाएं, और कितने कितने डिस्टेंस पर लगाएं, कितना एज डिस्टेंस रखें, कितना एंड डिस्टेंस रखें, कितना गेज रखें, कितना पिच रखें। ये आपकी डिजाइनिंग हो जाती है। दैट मींस अब आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डिजाइनिंग में बोल्ट्स कितने नंबर लगाएंगे, कितने होल करोगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको तो मिटा देते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से आएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट की, तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट 3 स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। फर्स्ट स्ट्रेंथ है मेरी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब ध्यान से देखना, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब ध्यान से देखो आप, अगर मैं डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, वी डी एस बी इज इक्वल टू एफ यू बी बाय रूट 3 गामा एम बी नंबर ऑफ शियर प्लेन इंक्लूडिंग थ्रेड्स एंड द नेट टेंसाइल स्ट्रेस एरिया and the net tensile stress area of bolt and the net tensile stress area of bolt, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं VDSB की, ये आपकी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ है। बोल्ट की जो ऊपर वाली टर्म है स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट 3 चीजों पर डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ, कौन सी स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अगर मैं आपसे स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की बात करूं तो ये 3 चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, देखो 2 स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की होती है, 1 स्ट्रेंथ प्लेट की होती है। 2 स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की होती है, 1 स्ट्रेंथ प्लेट की होती है। आप बोलोगे सर आपने 6 स्ट्रेंथ बताई थी, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों बोल्ट की 3 स्ट्रेंथ में से मैं ओनली 2 स्ट्रेंथ लूंगा और क्यों प्लेट की 3 स्ट्रेंथ में से मैं ओनली 1 स्ट्रेंथ लूंगा। ठीक है, तो आगे चालू करते हैं इस चीज को। तो ये हो गया आपका FUB बाय रूट 3 गामा MB एंड देन, ठीक है। अब FUB क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। FUB क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जो कि मेरे पास गिवन है, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं मानी भी करता हूं, ठीक है जी। अब देखो तो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की हम बात करते हैं, तो FUB आपको कितना देके रखा है, व्हाट इज FUB, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जो कि देके रखा हुआ है 400, जो भी देके रखा हुआ है 400, ध्यान से देखना, जो भी देके रखा हुआ है 400, रूट 3 को आप लिख सकते हो 1.732। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट कितना होता है, ये आपको सब याद होना चाहिए। ये मैंने आपको जब लिमिट स्टेट मेथड पढ़ाया था तो मैंने आपको लोड कॉम्बिनेशंस पढ़ाए थे बहुत सारे। जब मैं आपको लिमिट स्टेट मेथड पढ़ा रहा था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बहुत सारे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पढ़ाए थे, तो आपको याद रखना है। वैसे भी आपने इतने न्यूमेरिकल्स कर लिए, आपको ये पता लग चुका होगा कि जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट होता है वो कितना होता है भैया, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होता है वो आपका 1.25। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट कितना होता है 1.25। अगर इनकेस आपको न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है तो यार आपको ये याद करना चाहिए। स्टील स्ट्रक्चर्स के न्यूमेरिकल में हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको ना दी हुई हो, तो हमें वो एनालाइज करना पड़ता है। तो ठीक है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट कितना देकर रखा हुआ आपका 1.25। अब आ जाओ NN, अब आ जाओ आप NN पे। व्हाट इज NN, नंबर ऑफ शियर प्लेन, व्हाट इज NN, नंबर ऑफ शियर प्लेन इंक्लूडिंग द थ्रेड्स ऑफ बोल्ट। व्हाट इज NN, नंबर ऑफ शियर प्लेन, नंबर ऑफ शियर प्लेन इंक्लूडिंग द थ्रेड्स ऑफ बोल्ट। अब ध्यान से देखना, लेफ्ट जोड़ना तो क्या होता है
लैप जॉइंट का मतलब क्या होता है, हम एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखकर इनके बीच में बोल्टिंग मार देते हैं। हम एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखकर इनके बीच में क्या मार देते हैं, बोल्टिंग मार देते हैं, कुछ इस तरीके से। और ये जो प्लेन है, ये जो दोनों मेंबर की बाउंड्री है, इसको हम बोलते हैं शियर प्लेन। ये जो दोनों मेंबर की बाउंड्री है, इसको हम क्या बोलते हैं, शियर प्लेन। क्योंकि जब बोल्ट अगर शियर में टूटेगा, अगर बोल्ट में शियर फेलियर होगा, तो 100% शियर फेलियर इस जगह से ही होगा। 100% शियर फेलियर इस जगह से ही होगा, बोल्ट आपका इस जगह से ही टूटेगा। ऐसा नहीं है बोल्ट यहां से टूट जाएगा, बोल्ट आपका इस जगह से ही टूटेगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, आप मैं आपसे बोल रहा हूं कि बोल्ट